नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कांग्रेस के प्रथम चरण में कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व था। इस चरण में उदारवादी नेताओं को ब्रिटिश राजभक्ति और अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में बहुत विश्वास रहा था, लेकिन 1885 से 1905 के इस समय में कांग्रेस का आंदोलन एक उच्च वर्गीय आंदोलन रहा। आम जनता पर इसका प्रभाव बहुत कम रहा। वर्ष में केवल एक बार 3 दिन के लिए इसके सदस्य एक जगह एकत्रित होकर कुछ प्रस्ताव पास कर देते थे। 1905 तक कांग्रेस विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अंग्रेज़ों के समान अवसर देने की मांग, इस तरह की मांगें करती रही, लेकिन ब्रिटिश सरकार इन मांगों की उपेक्षा करती रही। 1890 के बाद इसीलिए कांग्रेस स्पष्टतः अंग्रेज़ विरोधी हो गई। कांग्रेस जिस मार्ग का अनुसरण कर रही थी, अनुनय प्रार्थना पत्रों की, उससे देश में तथा स्वयं कांग्रेस के अंदर असंतोष उत्पन्न हो गया था। 1893 में अरविंद घोष ने लिखा था कि इंदु प्रकाश में एक लेख लिखा था और उसमें कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। 1885 से 1905 के मध्य ऐसी कई घटनाएं घटी जिसने कांग्रेस आंदोलन में नया मोड़ ला दिया और कांग्रेस में जो अंग्रेज़ विरोधी तत्व हैं उन्हें बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर उग्र राष्ट्रवाद के उदय के लिए अनेक जो कारण हैं वे उत्तरदायी रहे। इनका हम एक एक करके समीक्षा करते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारण हम मान सकते हैं वो है कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा। 1888 से 1905 तक ब्रिटेन में अनुदार दल का शासन था। यह दल भारत में किसी भी तरह के सुधार का पक्षपाती नहीं था, बल्कि इस दल ने भारतीयों के प्रति प्रजाति विभेद की नीति को व्यापक रूप से लागू किया। 1892 के सुधार सर्वथा अपर्याप्त थे, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा केवल भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, किंतु प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस की मांगों के बावजूद न तो अंग्रेज़ों की प्रतिक्रियावादी नीति में और न प्रजाति विभेद की नीति में कमी आई। स्वयं गोखले जैसे उदारवादी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जिस प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण कर रही है उसका परिणाम सरकार के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। कांग्रेस की बिल्कुल संवैधानिक और इस तरह की मांगों पर भी ब्रिटिश सरकार निरंतर उपेक्षा करती रही। इससे कांग्रेस के जो नए नेता थे, जिनमें तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ये थे, ये बेचैन हो उठे। लाला लाजपत राय ने कहा कि भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में संतोष नहीं कर लेना चाहिए और न ही अंग्रेजी सरकार के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। दूसरा कारण हम ले सकते हैं वो है भारत का तीव्र आर्थिक शोषण। अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए भारत में सभी उद्योग धंधे समाप्त कर दिए और भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बना दिया। परिणाम यह हुआ कि भारत से करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष बाहर जाने लगा और भारत की जनता दिन प्रतिदिन निर्धन हो गई। 1870 के बाद भारतीय नेताओं का ध्यान इन आर्थिक परिणामों की ओर आकर्षित हुआ। भारतीय उद्योगों का विनाश, कपास की बनी चीज़ों पर आयात कर में कमी और भारतीय मिलों में तैयार होने वाले कपड़े पर 7.5% उत्पादन शुल्क, कृषि पर भू राजस्व का अत्यधिक बोझ, जिससे किसानों की बढ़ती हुई निर्धनता और शासन के उच्च पदों से भारतीयों की पदच्युति,
ऐसी समस्याएं थी जिनसे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज़ केवल भारत से धन लूट कर ले जाना ही अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट किया कि अंग्रेज़ों की आर्थिक शोषण की नीति भारत के लिए कितनी नुकसानदेह है। इससे भारतीयों में घोर असंतोष फैलने लगा और कांग्रेस के नौजवान नेता यह समझने लगे कि जब तक भारत पराधीन रहेगा तब तक उसका आर्थिक शोषण होता रहेगा। अतः उनमें से बहुत से लोग भारत में ब्रिटिश सत्ता को पलटने के लिए कटिबद्ध हो गए। अंग्रेज़ों के समय में अकाल और महामारी ये जो आए थे, उससे निपटने में जो अंग्रेज़ी नीतियाँ थी, उसने भी बहुत अधिक भारतीयों में असंतोष उत्पन्न किया। अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप 1896-97 और 1999-90 में देश में भयंकर दुर्भिक्ष और महामारी फैल गई। करोड़ों लोगों की जान चली गई। इस पर भी प्रशासन का जनता के प्रति अमानवीय व्यवहार था। अकाल से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने बहुत धीमी गति से काम किया। बम्बई में प्लेग के प्रकोप की रोकथाम के लिए अंग्रेज़ अधिकारियों ने बड़े ही अमानवीय ढंग से लोगों को उनके घरों से निकाला। पूना में रोग के उपचार का कार्य सेना को सौंपा और आज्ञा दी कि सिपाही घरों में जाकर व्यक्तियों की जांच करेंगे। फलस्वरूप विदेशी सिपाही भारतीयों के घरों में घुस जाते थे और स्त्रियों से अशिष्ट व्यवहार करते थे। इससे जनता का क्रोध भड़क उठा और एक नौजवान दामोदर हरि चापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। इस नौजवान को फांसी की सज़ा दे दी गई। इस पर तिलक ने समाचार पत्र केसरी में सरकार की कटु आलोचना की थी। अतः तिलक पर उस नवयुवक को भड़काने का आरोप लगाकर 18 महीने की सख्त सज़ा दे दी गई। इन घटनाओं ने भारतीयों को झकझोर दिया। जो अंग्रेज़ भक्त कांग्रेसी नेता थे, उनका भी अंग्रेज़ी न्यायप्रियता और ईमानदारी से विश्वास डगमगाने लगा। उदारवादी नेता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कहा कि हम पूना में दंड देने वाली पुलिस को गलत समझते हैं। तिलक और पूना के कुछ अन्य संपादकों को जेल में डालना और भी गलत समझते हैं। तिलक की कैद पर सारा राष्ट्र रो रहा है। श्रीमती एनी बेसेंट की मान्यता थी कि इन्हीं घटनाओं ने भारत में उग्रवाद को जन्म दिया। अगला कारण जो हम मान सकते हैं वो है सांस्कृतिक नवजागरण। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को यह बताने की चेष्टा की कि भारत पर आक्रांता सदैव सफल रहे हैं और इसका कारण भारतीयों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सैनिक दुर्बलताएं हैं। उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ है। अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार की शिक्षा का विकास किया, उसमें भी उनका उद्देश्य भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार करना था। किंतु भारत की विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार संस्थाओं ने, जिनमें विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारतीय सभ्यता और संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से श्रेष्ठ है। एनी बेसेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि विश्व का कोई भी धर्म इतना पूर्ण नहीं है जितना कि हिंदू धर्म। फलस्वरूप भारतीयों को अपने प्राचीन गौरव का ज्ञान हुआ। कांग्रेस के नौजवान नेताओं में धार्मिक उत्साह अधिक था और वे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के घोर विरोधी थे। अतः उन्होंने भी प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ बताकर भारतीय नवयुवकों में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। इस आत्मविश्वास से भारतीयों को विदेशी शासन के प्रतिकार करने का, कष्ट सहने का तथा आवश्यकता पड़ने पर बलिदान करने का दृढ़ निश्चय प्रदान किया।
विपिन चंद्र पाल स्वराज भिक्षा या भेंट के रूप में नहीं चाहते थे, बल्कि जनता के त्याग तथा बलिदान से प्राप्त करना चाहते थे। इस तरह से इन समाज सुधारकों द्वारा भारतीय आत्मविश्वास को बढ़ाने से अंग्रेजी विरोधी भावनाओं में वृद्धि हुई। असंतोष को बढ़ाने में लॉर्ड कर्जन जैसे वाइसरायों की नीतियों का भी महत्वपूर्ण हाथ रहा। 1885 से 1905 जब कांग्रेस का उदारवादी काल था, उस काल में भारत में जो 3 गवर्नर जनरल आए, लैंसडाउन, एल्गिन और कर्जन, ये तीनों ही घोर प्रतिक्रियावादी थे। इन्होंने दमनकारी कानून बनाए। एल्गिन के समय अकाल पड़ा, किंतु राहत कार्यों पर ध्यान नहीं देकर दिल्ली में एक शानदार दरबार आयोजित कर उस पर लाखों रुपए खर्च किए। इसीलिए लाल मोहन घोष ने 1903 में मद्रास कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में दिल्ली दरबार की कटु आलोचना की। एल्गिन ने रिटायर होते समय शिमला के क्लब में भाषण देते हुए कहा, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था और तलवार के जोर से ही उसकी रक्षा की जाएगी। उनके बाद आए कर्जन ने की दमनकारी नीतियों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। 1899 से 1901 के बीच 2 बार अकाल पड़ा। अकाल राहत कार्यों में अंग्रेज अधिकारियों का दृष्टिकोण अत्यंत कठोर और अमानवीय था। कर्जन ने प्रजाति विभेद नीति को अधिक उग्र कर दिया। 1899 में उसने कलकत्ता निगम अधिनियम पारित कर निगम की स्वायत्तता छीन ली। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण कर दिया। 1905 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत भाषण में बोलते हुए उसने कहा था कि सत्य का उच्च आदर्श अधिकतर पश्चिमी विचार है। इससे जनता में क्रोध व्याप्त हो गया। वो कर्जन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार किया और यह कहा कि केवल अंग्रेज ही भारत पर शासन करने के योग्य हैं और ईश्वर ने अंग्रेज़ों को ही भारत पर शासन करने के लिए चुना है। भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध होगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए उसने बंगाल विभाजन कर दिया। ये समस्त घटनाएं ऐसी थी जिनसे अंग्रेज़ों की ईमानदारी से अधिकांश शिक्षित वर्ग का विश्वास समाप्त हो गया। केवल भारत में ही नहीं, भारतीय विदेशी उपनिवेशों में भी भारतीयों के साथ जो व्यवहार था वो भी असंतोष का एक मुख्य कारण था। दक्षिणी अफ्रीका में उन्हें नीच जाति का मनुष्य समझा जाता था। उनकी गतिविधियों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे। वे रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते थे। रात के 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे। अतः भारतीयों ने अनुभव किया कि इस दुर्व्यवहार का कारण भारत की पराधीनता है और इस अत्याचार को समाप्त करने का एकमात्र मार्ग भारत को स्वतंत्र करवाना है। जब 1896 में अबिसीनिया ने इटली को और जापान ने 1904-05 में रूस को पराजित कर दिया तो भारतीयों को विश्वास हो गया कि यूरोपीय शक्तियां अजेय नहीं हैं। कुछ भारतीय नेताओं ने जापान की प्रगति का अध्ययन प्रारंभ किया और यह सोचने के लिए विवश हो गए कि जापान के तरीकों पर भारत को भी शक्तिशाली बनाया जाए ताकि वे भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करवा सके। इन सभी कारणों में जो सबसे तात्कालिक कारण जो है जिसने कि उग्र राष्ट्रवाद को एकदम सतह पर ला दिया वो था बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल की बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए
लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। कर्जन का यह कहना था कि उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा किया, किंतु उसका मूल उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना था। पूर्वी बंगाल में जहां मुसलमानों का बहुमत था, वहां उसने मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया कि इस बंटवारे से पूर्वी बंगाल में इस्लाम का प्रभुत्व हो जाएगा और हिंदुओं की प्रधानता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार बंगाल का विभाजन भारत की राष्ट्रीय एकता पर एक धूर्ततापूर्ण आक्रमण था। इस विभाजन ने सामान्य बंगालियों को उत्तेजित कर दिया और बंगाल में नई पीढ़ी के कुछ युवक अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने लगे। लोगों का नरम दल में विश्वास खत्म हो गया। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए अनेक सभाएं आयोजित की गई। वंदे मातरम का गान करते हुए अनेक टोलियां जुलूस के रूप में निकलने लगी। सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। बदले में लोगों ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन चलाया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। सरकार ने अपनी दमन नीति तेज कर दी। गोखले ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए लंदन गए तथा भारत सचिव लॉर्ड मार्ले से बंगाल विभाजन रद्द करने की प्रार्थना की, किंतु लॉर्ड मार्ले ने इसे मानने से स्पष्टपन का इनकार कर दिया। इसीलिए लोगों का नरम दल के प्रति विश्वास जाता रहा। स्वयं गोखले ने जो नरम दल के नेता से कहा कि नवयुवक यह पूछने लगे हैं कि संवैधानिक उपायों से क्या लाभ है यदि इनका परिणाम बंगाल का विभाजन हो जाना था। चूँकि ब्रिटिश सरकार भारत में बंगाल के बंटवारे के विरुद्ध आंदोलन करने वालों के साथ सख्ती का व्यवहार कर रही थी, इसीलिए लोगों ने यह समझ लिया कि अब सभा करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए किन्हीं अन्य प्रभावशाली उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। इससे उग्रवाद और आतंकवाद को काफ़ी बल मिला। इस तरह से कांग्रेस की सविनय प्रार्थना की नीति की असफलता के कारण कांग्रेस के उग्र दल के लोगों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी।